अरे तुम्हें क्या पता बहू कैसे लेकर आते हैं। अरे जब मैं अपनी बहू लेकर आऊंगी तब मोहल्ले की सभी औरतें मेरी मॉडर्न बहुओं को देखती रह जाएंगी। ये तो है ही। अब तुम भी तो इतनी मॉडर्न हो तो बहू तो सुपर मॉडर्न आएंगी ही। तो फिर कब कर रही हो अपने तीनों बेटों की शादी? अरे मॉडर्न बहू ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है, और जल्दबाजी में मैं कोई काम नहीं करना चाहती। अभी तो मेरे बेटे ही इतने काबिल नहीं हुए कि मैं उनकी शादी करा दूं। तभी दरवाजे से उसके तीनों बेटे घर में आते हैं और उसके तीनों बेटों के साथ साथ 3 लड़कियां भी होती है जिन्होंने साड़ी पहनी होती है। वह तीनों लड़कियां घूंघट में होती है और संगीता के पैर छूती है। पाई लागू माँ जी, पाई लागू माँ जी, पाई लागू माँ जी। अरे अरे कौन है ये तीनों? अरे उठो, मेरे पैरों के पास से तो उठ जाओ। संगीता की सभी सहेलियां उसे देखकर हंसने लगती है, जिसके बाद संगीता को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने तीनों बेटों से कहती है, अब मुझे कोई बताएगा ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है? भाई तू बता, तू पागल है क्या? हम दोनों तो छोटे हैं, ये बात तो बड़े भैया बताएंगे। माँ को बताओ ना। रजवीर भैया, माँ कुछ पूछ रही है। क्या बताऊं माँ? हम तीनों की पत्नियां हैं। क्या क्या कहा तूने? ये मेरी बहू है? तुम तीनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे इस तरह शादी कौन करता है? ऊपर से शादी करने के लिए तुम्हें यही लड़कियां मिली थी? माँ, हम अपनी पत्नियों के बिना नहीं रह सकते। हम अपनी पत्नियों को बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, अब हमारी यही दुनिया है और आपकी बहू भी यही तीनों है और आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपकी 3 बहुएं घर में आ गई है आपकी सेवा करने के लिए। हाँ माँ, अब आपकी उम्र भी तो हो गई है, अब आपको घर में आराम करना चाहिए। क्या कहा? मेरी उम्र हो गई है? अरे ये कैसी औलाद है मेरी जो मुझे तो जवानी में ही बूढ़ा बनाकर छोड़ेगी? अरे इतनी सी उम्र में तुमने मुझे सास बना दिया। मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। इन गवार लड़कियों को अभी के अभी घर से निकालो। वह तीनों घूंघट में होती है और कहती है, लेकिन माँ जी अब तो हम तीनों ही आपकी बहुएं हैं। माँ जी अब तो इसी घर में हमारी अर्थी उठेगी। माँ पिता कहते हैं कि बेटियों की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। और माँ जी हम आपको कैसे छोड़ के जा सकते हैं? आप तो हमारी सास हो, आपकी देखभाल करने का तो हमारा पूरा फर्ज। अरे चुप करो तुम तीनों। क्या यह माँ जी लगा रखा है? मैं तुम्हारी कोई सास नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। अभी के अभी तुम तीनों मेरे घर से निकल जाओ। नहीं माँ, ये लड़कियाँ कहीं नहीं जाएंगी। ये इस घर की बहू है और अगर ये घर से निकलेंगी तो इनके साथ उनके पति भी जाएंगे। इसका मतलब तुम इन गवार लड़कियों के लिए अपनी माँ को छोड़ना चाहते हो? नहीं माँ, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रही हैं। आप जानती हो कि हम तीनों इन तीनों से प्यार करते हैं, उसके बाद भी आप हमें इन्हें निकालने के लिए कह रही हैं। संगीता अपने बेटों के प्यार के आगे झुक जाती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी उन गवार लड़कियों को अपने घर में रखना पड़ता है। लेकिन वह तीनों हमेशा घूंघट ही करके रहा करती थी, जिसके चलते एक दिन संगीता उन तीनों से कहती है, अरे वैसे भी तुम इतनी गवार हो, लेकिन तुम हमेशा यह घूंघट क्यों करके रखती हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी गर्मी नहीं लगती? अरे वो का है ना माँ जी, हमारी माँ हमका सिखाई थी काहे कछु हुई जाए लेकिन घूंघट तन को भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम और तुम्हारी गवार बातें। अच्छा सुनो, आज शाम मैंने मेरे बेटों की शादी की पार्टी दी है। कम से कम शादी में तो अपना घूंघट उतार ही लेना, और हो सके तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लेना। जब देखो ये साड़ी पहनकर रखी हो। क्या माँ जी, आखिर एक साड़ी वाले लिबास में बुराई ही क्या है? यह तो हमारी संस्कृति है ना। और वैसे भी आपने तो अपनी शर्म उतार ही दी है, हमें तो कम से कम हमारी शर्म पहनने दीजिए। हे भगवान, मैं ही बार बार भूल जाती हूँ। आखिर तुम गवार जो ठहरी, तुम्हें इसके अलावा पता ही क्या होगा? ऐसा कहकर संगीता घर से निकल पड़ती है और एक मॉल में जाकर अपने लिए एक वेस्टर्न ड्रेस खरीदती है। क्या बात है, यह वेस्टर्न ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरी पार्टी में इससे पहनने के बाद तो मैं दिखाई दूंगी और मेरे सामने तो मेरी बहू भी फीकी पड़ जाएंगी। ऐसा कहकर वो उस ड्रेस को खरीद लेती है और वापस घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद शाम की पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। जैसे ही शाम होती है, वह अपनी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर अपनी तीनों बहुओं के सामने आती है और उनसे कहती है, देखो मेरी सहेलियां तो अभी तक आई नहीं हैं और मैं उनके आने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बस इतना बता दो कि यह गहने इस ड्रेस पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। अरे माँ जी, यह गहने केवल संस्कृति पहनावे पर ही अच्छे लगते हैं, इन पर तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम थोड़ी मॉडर्न होती तभी तो तुम्हें पता चलता कि कौन सा गहना कौन से कपड़ों पर अच्छा लगता है। तभी सुप्रिया तानिया के कान में कहती है, देखो तो जरा,
जैसे जैसे माँ जी की उम्र बढ़ती जा रही है, माँ जी के कपड़े उतने ही छोटे होते जा रहे हैं। सुप्रिया की बात सुनते ही वह जोर जोर से हंसने लगती है। उन्हें ऐसा हंसते हुए देख संगीता कहती है, आखिर गवार है, गवार ही रहेगी। ऐसा कहकर वह शाम की पार्टी की तैयारी करने चली जाती है। जिसके बाद शाम होते होते सभी मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन में संगीता अपनी सभी सहेलियों को बोलती है, अरे तुम तो जानते ही हो मेरी टॉप मॉडल्स को, और ये उनकी ब्रांड की कंपनी की ड्रेस है जो मैंने आज पहनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन यह कुछ ज्यादा छोटी नहीं है तुम्हारी उम्र के हिसाब से। अरे फैशन और मॉडल में उम्र नहीं देखी जाती, जो पसंद आए उसे पहन लो। आज मैंने अपनी तीनों टॉप मॉडल्स को अपने घर के फंक्शन पर इनवाइट किया है, बस वह आती ही होंगी। देखते ही देखते सभी मेहमान आ जाते हैं, लेकिन संगीता की टॉप मॉडल्स नहीं आती, जिसकी वजह से संगीता थोड़ी उदास दिखती है। तभी उसकी सहेली गीता कहती है, अरे गीता, अब अपनी टॉप मॉडल्स का इंतजार ही करती रहोगी कि अपनी बहुओं से उनका घूंघट भी उठवाओगी? अरे अब मैं क्या बताऊं, जब से शादी हुई है इन तीनों ने एक बार भी घूंघट नहीं उठाया है। अगर तुम चाहो तो तुम इनसे कहकर देख लो। वैसे भी संस्कृति के नाम पर यह पूरी गवार है। मैं तो इन्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो इन्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। संगीता की यह बात वह तीनों सुन लेती है, जिसके बाद वो तीनों अपने घूंघट उठाती है और तीनों की शक्ल देखते ही संगीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे अरे, ये तो वही तीनों टॉप मॉडल्स हैं जिनका मैं इंतजार कर रही थी। इसका मतलब मेरे बेटों ने मेरी पसंद की लड़कियों से शादी की थी। देखा, तुम लोगों ने देखा, मैं तो कहती थी मेरी बहुएं टॉप मॉडल्स होंगी। लेकिन माँ जी, टॉप मॉडल होने का मतलब यह नहीं होता कि हम अपनी संस्कृति भूल जाएं। माना कि हम टॉप मॉडल हैं, लेकिन हमारे संस्कार आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। और हाँ माँ जी, मॉडलिंग भी तभी अच्छी लगती है जब हम वह पहने जो हमारे शरीर पर अच्छा लगे, ना कि ऐसा कुछ भी पहन ले जो हमारे शरीर पर भी बुरा लगे और समाज को भी। जो हमारे शरीर पर भी बुरा लगे और समाज में भी वो बिल्कुल अच्छा ना लगे। अपने तीनों बहुओं की आवाज सुनकर संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मॉडर्न होने के चक्कर में मैंने अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे चलते मुझे आज अपनी संस्कृति के होने का बहुत अच्छा एहसास हुआ है। संगीता माफी मांगती है और अपने कमरे में जाकर एक प्यारी सी बनारसी साड़ी पहन कर आती है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लगती है। उस दिन के बाद से वह अपनी तीनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। घमंडी 5 बहुओं की दिवाली। जनकपुर गांव में रहने वाली संतोषी के 5 बेटे थे, जिनकी शादी से संतोषी 5 बहुओं की सास बनी। मगर संतोषी की किसी भी बहू का संस्कार नाम की चिड़िया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मगर 5 बहुओं के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा था। बहुओं के नाम रीता, मधु, पूनम, पूजा और अंजलि था। हॉल में बैठी बूढ़ी सास संतोषी अपने आप में बुदबुदा रही थी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, 5 बहुओं के रहते हुए भी रोजाना चाय की बाट जोहनी पड़ती है। अचानक संतोषी की 5 बहुएं सोफे पर आकर पसर जाती हैं। ये देखकर संतोषी माथा पकड़कर बोलती है, अरे मैं बुढ़िया यहाँ बाट जो रही हूँ कि मेरी कोई बहू चाय बना कर लाएगी, मगर तुम 5 को एक दूसरे की देखा देखी करनी थी, तो बस 5 की सोफा प्रदर्शनी शुरू हो गई। जब घरेलू काम काज में इतना फुहरपना दिखाओगी तो दिवाली की सफाई कैसे करोगी? माँ जी, किसने कहा कि दीपावली की सफाई नहीं होगी? ये रही ना 4 कांताबाई, ये करेंगी दिवाली की सफाई। अंजलि, कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली की सफाई से पहले तुम्हारी सताई हो जाए। अंजलि, शायद तुम्हें सेंटर फ्रेश की जरूरत है। वो क्या है ना, आजकल तुम्हारी ये गजभर की जुबान जरूरत से ज्यादा ही फिसलने लगी है। दोनों बहुओं के बीच खिटपिट होता देखकर संतोषी कहती है, अरे बंद करो ये चू चपड़, वरना दिवाली की सफाई हो ना हो सास के हाथ तो तुम्हारी सुताई जरूर होगी। जब देखो दोनों के दोनों हिरोशिमा और नागासाकी की तरह आमने सामने चली आती हो। मुझे पता था कि दिवाली की सफाई को लेकर किल जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले ही दिवाली की सफाई के लिए कांताबाई को बुला लिया है। ये किया ना आपने समझदारी का काम सासू माँ, अब तो मैं दीपावली पर खास खरीदारी करूंगी। इसके बाद 5 बहुएं दीपावली के त्योहार के लिए खरीदारी में जुट जाती हैं और संतोषी कहती है, शादी के बाद इन 5 का ससुराल में पहली दीपावली है।
ब्याह के पहले दिन से ही मेरी 5 बहुओं के बीच प्यार की बजाय तकरार ही हुई है। हे माँ लक्ष्मी, इस आने वाली दीपावली पर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी 5 बहुएं लड़ाकू विमान बनने की बजाय उदार और नम्र बन सकें। 5 बहुएं एक दूसरे की देखा देखी एक ही दिन दीपावली की खूब सारी खरीदारी करके घर आकर अपने सास संतोषी से साज सामान दिखाती हैं। माँ जी, बिग बाजार में दिवाली धमाका निकला है जिसमें महंगी साड़ियों पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखिए, मैंने अपने लिए मरून कलर की साड़ी ली है। देख लेना माँ जी, इस दिवाली पर अपनी सभी जेठानी और देवरानी के बीच मैं दिखूंगी। इस गाढ़े रंग की साड़ी में तुम तो एकदम खूनी दुल्हन के जैसे दिखने वाली हो दिवाली के दिन। पर वो क्या है ना, मुझे तुम चारों की तरह रस्ते का माल सस्ते में खरीदने की आदत नहीं है। मैं तो हमेशा महंगे मॉल से ही खरीदारी करती हूँ। देखो, दीपावली पर पहनने के लिए मैंने कांजीवरम की साड़ी खरीदी है। पूरी 2 लाख की पड़ी है ये साड़ी। वैसे मधु, जब तुम दीपावली के दिन ये 2 लाख की तड़कती भड़कती साड़ी पहनोगी तो एकदम दिवाली की फुलझड़ी लगोगी। मधु को हंसी का पात्र बनता देखकर बची हुई बहू के मुंह से हंसी के फुहारे फूट पड़ते हैं। 5 बहू के बीच एक दयार को लेकर बोलबाला शुरू हो जाता है, जिसे देखकर बेचारी बूढ़ी संतोषी कहती है, अरे कम बख्तों, ये झूठी शोभा और सुंदरता का बखान बंद भी करो। जब देखो सजने संवरने के पीछे ससुराल को वाद विवाद प्रतियोगिता का मंच बनाई रहती हो 5 की 5। अचानक 5 बहुओं के पति घर में दस्तक देते हैं। तभी रीता अपने पति रमेश से कहती है, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए। मुझे दीपावली की खरीदारी करने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे? अरे रीता, कल ही तो तुम्हें दीपावली की खरीदारी करने के लिए पैसे दिए थे। अजी, वो पैसे खर्च हो गए, पर जो साड़ी मैंने खरीदी थी वो मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए अब मैं दीपावली के लिए दूसरी साड़ी खरीद लूंगी। अगर ये मधु 2 लाख की साड़ी पहन सकती तो मैं 2.25 लाख की साड़ी पहनूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर रमेश का कलेजा मुंह को आता देखकर संतोषी कहती है, हे ईश्वर, अरे सभी पड़ोसन के घर की बहुएं पति के घर आने पर उनसे पानी पूछती हैं, मगर मेरी ये 5 की 5 बहुएं दीपावली पर एक दूसरे से सुंदर दिखने की होड़ में बावरी बनकर मेरे बेटों का खून चूसने पर उतारू हो रही हैं। एक ही बात बार बार समझा बुझा कर थक चुकी हूँ। खुशियाँ सिर्फ खरीदारी से नहीं बल्कि पारिवारिक साझेदारी से आती है। इतनी सी बात इन 5 के पाव भर के भेजे में समाती ही नहीं। गिरीश, मैंने सवेरे तुम्हें जो सामान की लिस्ट दी थी वो सामान कहाँ है? सॉरी पूनम, वो दिवाली पर दफ्तर में काम बहुत ज्यादा था, समय नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे मेकअप के सामान की खरीदारी में असमर्थ हो गया। अरे जेठानी जी, क्यों बेचारे जेठ जी की जेब हल्की करवा रही हैं? आप चाहे लाख लीपा पुती क्यों न कर लें, दीपावली का दिन आपका चेहरा अमावस की काली रात के जैसा लगने वाला है, मगर मेरा चेहरा चमकते सितारे की तरह चमकेगा। भूल मत अंजलि, तू भी मेरे ही मेकअप से लीपा पोती करके लाडो रानी बनी फिरती है। सासू माँ के सामने ज्यादा सती सावित्री बनने का ढोंग किया ना तो ऐसा सूतूंगी कि दिवाली से पहले तेरा दिवाला निकल जाएगा। ऐसे ही समय गुजर जाता है और देखते ही देखते दीपावली का दिन एकदम नजदीक आ जाता है। 5 बहुएं एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं। 5 अपने अपने पतियों से अलग अलग पटाखे मंगवाती हैं। इतने सारे पटाखों का आखिर तुम करोगे क्या? पटाखों का पहाड़ बनाऊंगी। तुम भी ना कैसी बातें करते हो, दीपावली पर जलाऊंगी इसीलिए मंगवाया है। पूजा अपने पति के सामने तो बात को पलट देती है, मगर उसके मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो मन में कहती है, इस दिवाली पर मैं ऐसा धमाका करूंगी कि मेरे चारों देवरानी और जेठानी को जीवन भर याद रहेगा। जल्दी से ये रात खत्म हो जाए और दीपावली का दिन दस्तक दे जाए। खिल्ली उड़ाई थी ना, अब इस रॉकेट बम से दीपावली पर चारों का दम न निकाला तो मैं भी मधु नहीं। रात की बेला बीतने के साथ अगले दिन दीपावली का त्योहार दस्तक देता है। 5 बहुओं को बेसब्री से दीपावली की रात की बाट जोहता देखकर संतोषी कहती है, जब भी ये 5 इस कदर शांत फिरती रहती हैं तो कुछ बुरा होता है। जाने आज इन 5 के मन में कौन से ख्याली पुलाव पक रहे हैं। सूरज की घटती लालिमा के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पूरी दुनिया दीपावली का उमंग उत्साह मना रही होती है। वहीं 5 बहुएं भी दबे पांव एक दूसरे के पीछे जलता हुआ पटाखा रखकर कहती हैं, अब जैसे ही अनार बम की सुतली में जली लौ खत्म होगी वैसे पटाखा बूम और पूजा पहुंचेगी परलोक। जैसे ही आलू बम फूटेगा चारों खाने चिल्लाएंगे,
अचानक पांचों के पीछे रखे हुए पटाखों की सुतली में जल रही चिंगारी जैसे धागों को पार करके पटाखों में पहुंचती है। जोरदार धमाका होता है। अरे मैंने तो पटाखा पूनम के पीछे लगाया था, फिर ये मेरे पीछे क्यों करने लगी? ये पटाखे तो मैंने मधु पर लगाई थी, मगर मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। पटाखों के धमाकों से 5 बहुओं का हाल बेहाल हो जाता है। उनके बाल करंट की तरह लहराने लगते हैं। पटाखों के धुएं से 5 का चेहरा काला पीला पड़ जाता है। अगले दिन कोई पांव पर पट्टी बांधे तो कोई हाथ पर पट्टी बांधे पलंग पर पड़ी थी, जिसे देखकर संतोषी कहती है, मना ली दिवाली, देखा तुम 5 का पंगा एक दूसरे पर किस कदर भारी पड़ा। अगर शादी के शुरुआती दिन से 5 ने जरा भी साझेदारी दिखाई होती तो आज पलंग पर नहीं पड़ी होती, बल्कि पैरों पर खड़ी होती। अंजलि, पूनम, पूजा, सरिता, मुझे माफ कर दो। घमंड में आकर मैंने तुमसे बदसलूकी से बात की। अरे जेठानी जी, मेरी भी भूल चूक माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इस तरह 5 बहुएं एक दूसरे से माफी मांगकर आपसे साझेदारी से एक नई शुरुआत करती हैं। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर से सही आखिरकार 5 बहुओं की घमंड से चढ़ी आंखों का नजरिया बदल ही जाता है। एक सास की 5 घमंडी बहू। सज्जनपुर गांव में रहने वाली शांति देवी के 5 बेटे थे। पूरा गांव शांति देवी के स्वभाव की बड़ाई किया करता था। शिवलिंग के सामने खड़ी शांति हाथ जोड़कर कहती है, हे शिव शंभू, ये आपका दिया सौभाग्य है जो आपने मुझे 5 सपूतों का सुख दिया है। मगर अब मेरे 5 सपूत सयाने हो गए हैं। उनकी शादी के लिए अच्छे घराने की लड़कियां मुहैया कराओ गौरीपति। प्रार्थना अर्चना के पश्चात शांति घर चली आती है। वो शांति और उसके बेटों का भला आचरण ही था कि उसके घर बिन बोले सैकड़ों लड़कियों का रिश्ता आ रहा था। एक सुबह, माँ, आपने इतने सुबह सवेरे हम 5 भाइयों को तैयार होने को क्यों कहा? रौनक के प्रश्न पूछने पर शांति उन 5 से तस्वीरें साझा करती हुई कहती है, मैंने इन 5 को अपने 5 पांडव के लिए पसंद किया है। मगर हमारी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? अरे पूरे 25 बरस का पड़ाव पार कर चुके हो 5, अब क्या बढ़ते बुढ़ाओं में ब्याह करोगे? बेटा, समय से जोड़ी बंधन बंध जाए वही बेहतर है। पहली ही नजर में शांति को 5 लड़कियां भा जाती हैं। महीने भर के भीतर ही शांति उन 5 को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। बहुओं, अपने दाहिने पांव से इन कलश को अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। 5 बहुएं बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे की ओर चल देती हैं। ये मंजर देख शांति को थोड़ा तो अटपटा लगता है, पर फिर वो कुछ ऐसा कहकर अपने मन को तसल्ली देती है। शायद शादी ब्याह के भागा दौड़ी में बेचारी मेरी 5 बहुएं थक गई हैं। इसी सोच के साथ शांति सोने चली जाती है। अगली सुबह देर दोपहर उसकी आंख खुलती है। थोड़ी ही देर में शांति नीचे आकर कहती है, इतना सन्नाटा क्यों है? रसोई घर भी एकदम उदास पड़ा है। आखिर ये 5 बहुएं कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग सासू माँ, जरा जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बना दीजिए। वो क्या है, कल शादी में ऑयली खाना खा लिया था। और मेरे लिए कड़क सी चाय बना दीजिए। मेरे लिए लेमन वाटर, मेरे लिए ऑरेंज जूस। अरे तू क्यों पीछे है परिणीति बहू, तू भी अपनी फरमाइश बता दे। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर सासू माँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम 5 की। अरे बहू के रहते सास बावर्ची खाने में शोभती है? सासू माँ, हम इस घर की बहू हैं, बावर्ची नहीं। अब बिना ढीले किए हमारी फरमाइश को पूरा कीजिए। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो भूलिए मत सासू माँ, आपके 5 पांडव हमारे पति हैं। उन्हें पल्लू में बांधकर अपने घर ले जाकर घर जमाई बनाकर रखेंगी हम। ये बात सुनकर शांति स्तब्ध रह जाती है और चुप्पी साध कर 5 की फरमाइश को पूरा करती है। बहू, आज तुम 5 की मुंह दिखाई की रस्म है, सांझ को तैयार हो जाना। ये सुनकर 5 बहुएं शहरी स्वर में शांति पर ताने कसती हुई कहती हैं, किसने कहा था आपको ये स्यापा क्रिएट करने को सासू माँ? बहू, शहर के लिए स्यापा हो सकता है, मगर गांव देहात में मुंह दिखाई का प्रचलन सालों से है। अगर मुंह दिखाई नहीं हुई तो बहुतेरी बातें बनेंगी। मैं नहीं चाहती कोई भी जन मेरी बहू को लेकर बुरी बातें बनाए। ठीक है, मगर हमारी एक शर्त है। कहो। इस घर का बर्तन कटके से लेकर कोने कोने की सफाई और रसोई घर की सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगी। मुझे मंजूर है। सांझ होने के साथ 5 बहुओं के मुंह दिखाई का जश्न शुरू होता है। 5 आकर सोफे पर पसर जाती हैं और कुंती कहती है, इससे पहले कि मुंह दिखाई शुरू हो, तुम 5 बहुएं अपना घूंघट उठाओ। क्या हुआ बहू, तुम 5 ऐसे अचानक उठ क्यों गई? बस बहुत हुआ, जाने कैसे बेहुदा भद्दा रस्म है। ये पिछले 15 मिनट से हम 5 को नमूना बनाकर रख दिया है।
अरे मुंह दिखाई के नाम पर मौत देना कहते हैं इसे। इस रस्म के गजभर का घूंघट, ऊपर से इन छपरी औरतों की बकैती। उनकी बातें सुनकर सभी औरतें एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं कि कुंती कहती है, अरे ये कैसी घमंडी, बेढंगी, बेशरम बहू ब्याह लाई है शांति, जिनकी आंखों में न लाज है न शर्म है। हे यू ओल्ड लेडी, हाँ तुझसे बात कर रही हूँ। तू होती कौन है हम पर हुक्म जताने वाली? अरे दफा हो तुम सबकी सब। अरे चलो बहनों, इन पांचों की घमंड से चढ़ी आंखें देखने से भला अपने घर जाना है। औरतों की मंडली के जाते ही पांचों बहुएं घमंडी स्वर में अपनी सास से कहती हैं, ये जितना भी ताम झाम आपने फैलाया है ना सासू माँ, इसे जल्दी से साफ करके रात का खाना तैयार कीजिए। ध्यान रहे सासू माँ, काम में जरा सी भी कमी रही तो ये बबली बड़ी बदमाश है, इसकी बोली गोली बरसाती है। पांचों बहुएं आराम से सोफे पर पसर कर टीवी देखती हैं और शांति सारा घर समेटने लगती है। तभी शनाया कहती है, बिना पॉपकॉर्न के टीवी देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा है। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? सासू माँ जरा यहाँ आना। बहू तूने बुलाया? हम पांचों का पॉपकॉर्न खाने का बड़ा मन है, जल्दी से अगले 5 मिनट में पॉपकॉर्न रेडी करके ले आइए। शांति ने अभी एक काम समाप्त ही किया था कि दूजा काम मिल गया। हांफते हुए वो पॉपकॉर्न रेडी करके उन्हें परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। बहुओं की जी हुजूरी में शांति को सांस लेने तक का समय नहीं मिल रहा था। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मांझे में बदल जाता है। एक सांझ पांचों बहुएं आपस में खुसर फुसर करती हुई कहती हैं, बस बहुत हो गया, ये सासू माँ हमारे गले का फांस बनती जा रही हैं। अब हम पांचों को मिलकर इनका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सासू माँ जरा यहाँ तो आना। हाँ बहू कहो, बुरा मत मानना माँ जी, पुख्ता तौर से देख पा रही हूँ कि आप किस कदर काम काज में काम चोरी करती हैं। कभी आधी अधूरी सफाई करती हैं, तो कभी कच्चा पक्का खाना पकाकर जिम्मेदारी पूरी करती हैं। हमारी मानिए तो अब इस प्रॉपर्टी को अपनी पांचों बहुओं के नाम कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बहू इस घर को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तो जानते ही हम पांचों को अपने पति को पल्लू में बांधकर उन्हें अपने संग ले जाते जरा भी देर नहीं लगेगी। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ हंसी खुशी तुम पांचों को दे दूंगी। मगर क्या तुम अपनी सास की एक शर्त मानोगी? कैसी शर्त? अब से लेकर 24 घंटे के पहर पूरे होने तक तुम पांचों को बहू बनकर, नई बाई बनकर इस घर के कामकाज समेत मेरी खिदमत करनी होगी। ये करना हम बहू के लिए कौन सी बड़ी बात है? शर्त मंजूर है। अगले ही पल पांचों घरेलू कामकाज करना शुरू करती है। कोई झाड़ू तो कोई पोंछा, कोई बर्तन तो कोई खाने के काम में मशरूफ। बानी बहू जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। ये लीजिए माँ जी पानी। कुछ देर बाद, अरे बबली बहू जरा साफ से सफाई कर, ये देख तिनके बिखरे हुए, काम चोर कहीं की। ये शर्त तो सजा बन गई है, सोचा ना था बहू से बाई बनना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद, एकदम मुफ्त खोर है, पांचों सोफे पर क्यों पसरी हो? लगता है पगार काटनी पड़ेगी, भूल गई क्या? तुम पांचों अगले 1 दिन तक बहू नहीं इस घर की बाई हो। चलो रात के खाने की तैयारी करो। ये सुनकर पांचों घमंडी बहुएं कुमलाई स्वर से कहती हैं, माँ जी खाने में क्या बनेगा? ये रही लिस्ट, जरा भी डीले मत करना। रसोई घर में जाते ही पांचों पसीने में सराबोर होकर बाहर आकर एक साथ एक स्वर में कहती हैं, सासू माँ ये हमसे ना होगा। क्यों बहू, तुम पांचों ही तो कह रही थी घर संभालना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा है। सासू माँ हम पांचों समझ गई हैं कि घर चलाना देश चलाने जैसा है। हमारा घमंड चूर चूर हो गया। बहू मैं चाहती तो शुरुआती दिन में तुम पांचों पर सास का शासन जता सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्ते की कदर है। माँ जी हम पांचों को माफ कर दो, अब हम बेहतर बहू बनकर अपनी सास के सपने साकार करना चाहती हैं। हाँ सासू माँ, बहू से बाई बनने के सफर ने हमको सबक सिखा दिया। कुछ इस तरह शांति की 5 बहुओं का घमंड चूर चूर हो जाता है। साथियों, कभी कभी रिश्तों की अहमियत का एहसास कराने के लिए जैसे कुछ ऐसा करना ही पड़ता है, जैसे कि शांति देवी ने किया। करवा चौथ बनाने वाली गरीब बहू। रात का समय था। एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बारिश का पानी झोपड़ी के अंदर टपक रहा था। हे भगवान, कितनी जोरों से बारिश हो रही है। फरहान जी अभी तक काम पर से वापस नहीं लौटे हैं। ऊपर से आज करवा चौथ है, इतनी जोर से बारिश में तो चांद भी नहीं निकला। अनुराधा ये सोच ही रही होती है, तभी उसकी सास उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है। ये क्या बहू, तो इस टूटी झोपड़ी में कैसे रह रही है? चल बहू मेरे साथ चल। नहीं माँ जी, मैं यहीं ठीक हूँ, फरहान जी आते ही होंगे। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा है। जैसे ही चांद निकल आएगा मैं अपना व्रत खोलूंगी। अरे बहू, जिसके लिए तूने ये करवा चौथ का व्रत रखा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
अरे मेरा बेटा मौत और जिंदगी से जूझ रहा है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चल मेरे साथ चल। शबनम की ये बात सुनकर अनुराधा के हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है और वह अपनी सास शबनम के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। आखिर शबनम एक हिंदू होकर एक मुस्लिम लड़के के लिए व्रत कैसे रखती है, चलिए कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अनुराधा एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत लड़की थी। कॉलेज में सभी लड़के उसके पीछे पागल थे, लेकिन वह केवल अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उसी बीच कॉलेज में एक फरहान नाम का लड़का आता है। फरहान लंबा और हैंडसम था, सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। जब फरहान ने पहली बार अनुराधा को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तो पूरा चांद का टुकड़ा है। इस लड़की को तो मैं ही पटाऊंगा। फरहान रोज अनुराधा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुराधा उसकी तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखती। एक दिन फरहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम समझती क्या हो अपने आप को? अरे जब देखो मुझे अनदेखा करती हो। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई लफंडर नहीं हूँ। तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, इसलिए तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा प्यार समझना ही नहीं चाहती। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। क्या कहना चाहती हो तुम? क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और तुम एक मुसलमान हो, और ऊपर से तुम शहर के सबसे रईस खानदान के बेटे हो। मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे परिवार वाले मुझे मंजूर नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो। फरहान अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे एक मस्जिद में ले जाता है, जिसके बाद वह उसके साथ निकाह करता है। निकाह करने के बाद वह उससे कहता है, आज से तुम मेरी पत्नी हुई। अब हम दोनों को खुदा भी अलग नहीं कर सकता। फरहान अनुराधा को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जैसे ही उसकी अम्मी शबनम उसे एक हिंदू लड़की के साथ देखती हैं, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। इंशाअल्लाह फरहान, तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुमने एक हिंदू लड़की से शादी कैसे की? तुमने अपने ही कानूनों को तोड़ा है। हमारे मजहब में एक हिंदू लड़की से शादी करना कितना बड़ा गुनाह है, तुम्हें नहीं पता? अम्मी, मैं और अनुराधा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मजहब हमें जात बिरादरी का बंटवारा कराना नहीं सिखाता। अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम एक साथ रह सकते हैं। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे इस हिंदू लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकाल। नहीं अम्मी, इस घर से अनुराधा अकेली नहीं जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगा। ये सुनते ही शबनम अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वह फरहान से कहती है, क्या इसीलिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया था कि तू एक दिन हिंदू लड़की से शादी करके अपनी ही अम्मी को छोड़ने की बात करेगा? नहीं अम्मी, जिस दिन आप मेरी और अनुराधा की मोहब्बत को समझ जाओगी, उस दिन मैं वापस घर लौट आऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद शबनम फरहान से कहती है, रुको फरहान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, इस लड़की को कमरे में ले जाओ। फरहान बहुत खुश होता है और अपनी अम्मी को गले से लगा लेता है। मैं जानता था आप मेरी बात मान जाओगे। फरहान अनुराधा को अपने कमरे में ले जाता है। उनकी शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शबनम अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन अनुराधा रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है, तभी शबनम रसोई में आ जाती है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? माँ जी, मैं फरहान जी के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अनुराधा इतना कहती ही है कि तभी शबनम उसका हाथ पकड़ लेती है और गर्म गर्म तवे पर धर देती है। आइंदा अगर मुझसे बिना पूछे इस रसोई में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये हाथ जलने की बात अगर फरहान तक पहुंची तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दिन प्रतिदिन शबनम अनुराधा के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। एक दिन अनुराधा अपने कमरे में फरहान से कहती है, फरहान जी, करवा चौथ आ रहा है, मुझे करवा चौथ के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए होगा। क्या आप मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करवा दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, चलो मेरे साथ। चलो, मैं तुम्हें अभी शॉपिंग करवाता हूँ। शबनम ये सब बाहर खड़ी सुन रही होती है, जिसके बाद वह कमरे में आती है और फरहान से कहती है, खबरदार फरहान, जो तुमने इस करवा चौथ के लिए सामान दिलवाया इसे, अरे शादी के बाद ये हमारे नियमों का पालन करेगी ना, कि अपने हिंदू धर्म के नियमों का पालन करेगी? लेकिन माँ जी, ये व्रत तो पति की लंबी उम्र के लिए होता है। नहीं, मेरे होते हुए तुम इस घर में करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। अरे अम्मी, क्यों जिद कर रही हो? अगर अनुराधा व्रत रखना चाहती है तो वो रखेगी।
बस बहुत हुआ, अब मैं इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक काम करो, तुम दोनों अभी के अभी मेरा घर छोड़कर चले जाओ। जब इस लड़की के साथ तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा तो तुम वापस अपनी अम्मी के पास लौट आओगे। शबनम उन्हें जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद फरहान शबनम को लेकर वहाँ से चला जाता है। वह दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। फरहान के पास जितने पैसे होते हैं वह उतने पैसों में अनुराधा को करवा चौथ का सामान ला देता है। आपने सारे पैसे करवा चौथ के सामान में ही खर्च कर दिए, घर के राशन का अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, तुम अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। फरहान काम ढूंढने के लिए बाहर निकल आता है, जिसके बाद अनुराधा शाम के 4 बजे करवा माता की पूजा करती है और अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन फरहान वापस लौट कर नहीं आता, जिसके बाद अचानक से बारिश होने लगती है और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। ये सब देखकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी झोपड़ी में उसकी सास शबनम आ जाती है और उसे फरहान के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। जल्दी चल बहू, मेरा बेटा सिर्फ तुझे ही पुकार रहा है। शबनम अनुराधा को हॉस्पिटल ले आती है। जब अनुराधा अपने पति फरहान को देखती है तो वह रोने लगती है। हे करवा माता, अगर तेरे इस व्रत में थोड़ी सी भी शक्ति है तो मेरे पति को बचा ले। फरहान जी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी आसमान में चांद निकल आता है, जिसकी खबर शबनम अनुराधा को देती है। अनुराधा तुरंत अपना व्रत खोलने के लिए बाहर आ जाती है और चांद को देखकर वह चांद की पूजा करती है। जैसे ही उसका व्रत पूरा हो जाता है, फरहान को उसी समय होश आ जाता है। तभी शबनम उससे कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरी भक्ति के बीच नहीं आना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप माफी मत मांगो। एक माँ अपने बच्चों से कभी माफी नहीं मांगती और आप तो मेरी माँ हो। शबनम अनुराधा को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह दोनों फरहान के पास आते हैं। उस दिन के बाद से शबनम अनुराधा को उसके किसी भी त्योहार को बनाने से उसे मना नहीं करती और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अखबार बेचने वाली बहू की सफलता। खद्दर की पुरानी साड़ी पहने हुए अविका रसोई घर में बैठी आंसू बहाते हुए चूल्हा फूंक रही थी। वहीं दूसरी ओर श्याम ओसारे में बिछी खाट पर पड़ा हुआ था और अनुराधा गेहूं की सफाई कर रही थी। अविका बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। ये ले, गेहूं फटक दिया है, इसे पिसने को मिल में दे आ। माँ जी, इन सभी गेहूं में तो खून लगे हुए हैं। अंतिम यही बचा कुचा रह गया है। जाने ये दुख की घड़ियां कब खत्म होंगी। उनका परिवार घनघोर गरीबी से जूझ रहा था। तभी नशे में धुत अनुराधा का बेटा तेजा लड़खड़ाते कदमों से घर के भीतर दस्तक देता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। क्यों जी, ये पिताजी रोग के बिछौने पर पड़े हैं और तुम घर की जिम्मेदारियां संभालने की बजाय खुद ही लड़खड़ा रहे हो? शराब का इतना चस्का चढ़ गया है तुम्हें? अविका की बात सुनकर तेजा गुस्से से लाल पीला होकर उसके बाल पकड़कर कहता है, क्यों री, साली अपने पति परमेश्वर की सेवा करने की बजाय बातें सुना रही है। तेरी ये मजाल। माँ जी। गुस्से में तिलमिलाती अनुराधा दीवार पर खड़े डंडे को उठाकर तेजा पर बरस पड़ती है। अरे माँ, अरे तू इस दूसरे के घर की छोकरी के खातिर अपने लाल का खून बहाने पे तुली है। तो जैसे नकारा औलाद से तो भला मैं बे औलाद रहती। आज से इस घर में तुझ शराबी सट्टेबाज की कोई जगह नहीं है। अनुराधा अपने बेटे तेजा को घर से निकाल बाहर करती है और हर एक दिन के साथ उनके घर की हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। बहू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ चल दी? माँ जी, मैं लाज का दामन थामकर अब और नहीं बैठ सकती। मुझसे घर की ये दुर्दशा नहीं देखी जाती, इसीलिए मैं काम तलाशने जा रही हूँ। रुक जा बहू, मैं भी तेरे संग चलूंगी। दोनों सास बहू भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल पड़ती हैं, मगर अफसोस उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो धीमी कदमों से सड़क पर चलने लगती हैं। तभी एक अखबार बेच रहे युवक की बुलंद आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, देश की अर्थव्यवस्था में छाया नया बदलाव। आज की ताजा खबर। उसी पल अविका की नजर एक अखबार के कारखाने पर पड़ती है और अगले ही पल वो कारखाने में आती है। जी कहिए।
जी हम सास बहू काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी मगर उसकी खातिर मुझे ये जानना होगा कि कितनी सक्षम हैं आप? जी मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी बखूबी जानती हूँ और अंग्रेजी भी काफी हद तक समझ बूझ लेती हूँ। जी आपकी खातिर एक वैकेंसी खाली है। साहब मुझे बूढ़ी अनपढ़ के लिए भी यहाँ अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। माफ कीजिएगा माता जी, ये अखबार का कारखाना है जिसमें साक्षरता दर लाजमी है, मगर हमारे बावर्ची खाने की खातिर एक चाय पानी बनाने वाली की उपलब्धि खाली है। चलेगा साहब। अविका जी आप चाहे तो अभी से काम शुरू कर सकती हैं। दोनों सास बहू अपने अपने कामों में जुट जाती हैं। अविका कुछ ही पल में अखबार से जुड़े तमाम काम को पूरी तरह दिमाग में बैठा लेती है। दोनों देर शाम तक काम करती हैं। हाँ, वैसे काम के प्रति आप दोनों की सच्ची लगन सराहनीय है। ये लीजिए आप दोनों के पैसे। साहब आप मुझे नौकरी से खदेड़ रहे हैं क्या, जो आज ही पैसे थमा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आप दोनों का काम तो काबिले तारीफ, मगर आज महीने का अंतिम तारीख है, इसलिए ये एक रोज का पगार रखिए। कल कारखाने में महीने के पहले दिन से आपकी नए सिरे से शुरुआत होगी। मिले हुए पैसे से वो कुछ मात्रा में राशन इत्यादि खरीद कर घर आती है। अविका खाना बनाने लगती है और अनुराधा अपने बीमार पति से रोते हुए कहती है, सुनो जी, मुझे और बहू को एक अखबार के कारखाने में काम मिल गया है, तो कल से हमें आने में सांझ हो जाएगी। भोर को दोनों सास बहू सारा काम धाम निपटा कर समय से पहले कारखाने पहुंच जाती हैं। अविका, तुम्हारे काम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। मैं तुम्हें प्रतिदिन 100 अखबार बेचने का टारगेट दूंगा, जो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। इसी आधार पर पगार निश्चित होगी। जी सर, मैं बेचूंगी। अखबार के इस कारखाने की ओर से उसे एक साइकिल और अखबार का बंडल दिया जाता है। अविका रास्ते में जाते हुए कहती है, ए सरस्वती माँ, ये कैसी असमंजसता है। मैंने आज से पहले कभी अखबार पढ़ा भी नहीं था और आज अखबार बेचना है। अविका अखबारों के बंडल को साइकिल की पिछली सीट से बंधे एक रिहायशी इलाके में आकर बुलंद आवाज में कहती है, आज की ताज़ा खबर, बढ़ती मुद्रास्फीति में घटाव। ऐसे ही मिर्च मसाले वाली रोचक खबरें पढ़ने के लिए खरीदे मात्र 2 रुपए में एक अखबार। किरण नाम की एक महिला झरोखे से देखती हुई उसे रोक कर कहती है, अरे ओ अखबार वाली, 4 अखबार लिया ना। अविका बंडल से 4 अखबार निकालकर उसे थमा देती है। 8 रुपए हुए हैं साहब। अखबार के बिना तो मानो सुबह शुरू ही नहीं होता। अच्छा सुनो, कल से रोजाना 4 अखबार लेकर आना। मालकिन, एक जन की खातिर इतनी दूरी बहुत बढ़ जाएगी। अगर 2-4 जन अखबार खरीदने में भागीदारी दिखाएं तो मुझ गरीब की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अरे 2-4 क्या, कल तुम 50 अखबार इकट्ठे लाना, मैं हूँ ना। इस तरह अविका हर दिन 100 अखबार बेचने का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया करती थी, जिससे महीने भर में ही उसकी पगार दुगनी कर दी गई। और फिर एक सुबह, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे अखबार का कारखाना सालों से प्रथम श्रेणी में आ रहा है, मगर कुछ दिनों से अब इसका दबदबा घट रहा है, तो इनमें ऐसा क्या बदलाव भरा जाए? तो कोई अपनी राय देना चाहता है? सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारे अखबार की खबरों में वो बात नहीं है जो जनता चाहती है। जैसे कि इस 8 पन्नों के अखबार में अगर हम शुरुआती के 2 पन्ने देश की बागडोर से शुरू करें और फिल्मी जगत की खबर को भरें और अंतिम पन्ने पर खाने की विधि जैसी खबरें इसमें भर दें तो इसमें चौगुना मुनाफा होगा। वो कैसे अविका? सभी पन्नों में एक ही खबर अखबार की रोचकता को घटाता है और अग्रसर करता है, मगर जब अखबार के 8 पन्नों में खाना, पहनावा, मसालेदार खबरें इत्यादि शामिल होंगे तो सभी तबके के लोग इसे खरीदने और पढ़ने में रोमांच दिखाएंगे। अखबार के प्रति अविका का भारी रुझान देखकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। वेल डन अविका, आज से तुम पूरी तरह से इस अखबार कारखाने की मैनेजर हो। मुबारक हो बहू, आज तुझे अखबार के कारखाने में बड़ा पद मिला है। माँ जी, मैं उस पद से कहीं ऊपर की सोच रही हूँ, जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी माँ समान सास को नौकर के जैसे कामकाज न करना पड़े। कुछ ही महीने बाद जोड़े गए पैसे से अविका एक न्यूज प्रिंटिंग का दफ्तर खोलती है और इश्तहार के द्वारा एडिटर्स को हायर करती है। मुझे आप सभी से सैकड़ों उम्मीद है,
इस दफ्तर में आप सभी का योगदान ही हमको सफल बनाएगा। जहां दोनों सास बहू अपने नए खुले अपने अखबार के कारखाने में दिन भर काम करती, वहीं अविका रात के अंधेरे में अपनी सास को पढ़ाया करती थी। अनुराधा ने अखबार के प्रति इतना पक्का रुझान से सब सीख लिया। शुरुआती दिनों में दोनों सड़कों के बीच अखबारों को बेचा करती थी। आज की ताजा खबर पढ़िए, मात्र 2 रुपए के निम्न शुल्क पर देश से जुड़े तमाम खबरें। देश, सेहत, राशि, खान पान से जुड़े तमाम खबरें बारीकियों के साथ पेश है 2 रुपए के अखबार में। गुजरते हर दिन के साथ दोनों सास बहू के अखबार का कारखाना सुर्खियों में छाने लगता है। कुछ ही महीने की मेहनत उन्हें बड़ी सफलता को दर्शाती है। दोनों के अखबार की गुणवत्ता और खबरें उन्हें प्रथम श्रेणी का पद दिलाती हैं। अब उनके घर के हाल पहले जैसे नहीं रहे। श्याम भी पूरे तौर पर भला चंगा हो गया और तेजा ने भी नशे के दलदल से खुद को छुड़ा लिया और इस तरह चारों अखबार के कारखाने में संलग्न होकर काम करते रहे। तो ये थी हमारी अखबार बेचने वाली सास बहू की अनोखी सफलता की कहानी।